जिस समाज से आप आते हैं वहां से निकलना आज भी सर बड़ी बात है। आप हमको थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे अपने संघर्ष को शुरुआत की। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं सर। एक बार मैं इस संगीत लाइन से हार मान चुका था। सब उन्होंने कहा कि तुम सिंगर नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। इस लाइन को हमको समझाइए कि लालू जी के ढोल पैसा हेल गई पानी। दूधवा मखनवा खैले, अरे खूब खैले सारी हो, लालू जी के धोवल भैंसिया हेली गईल पानी में, लालू जी के धोवल भैंसिया। फाइनेंशियल चैलेंज था तो मैं 3 सीटिंग ट्यूशन कराता था। सुबह में 3 सीटिंग, शाम में 3 सीटिंग, इसके बाद स्कूल करता था। अरे कमावा के बेरी देलू डांटिए नेताई, बतिया करेलू छाटी छाटी नेताई, कि पैसा पे बदल देलू पार्टी नेताई। दीवाना नाम कैसे? दीवाना सुहाना हो सकता है तो दीवाना तक जितने पत्रकार हमसे मिले किसी ने विरह को इस तरीके से परिभाषित ही नहीं किया। और आपके पास तो सब कुछ था, पैसा, प्रसिद्धि, नाम, फिर ये नेता बनने की क्या जरूरत? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस नारे को व्याख्या करिए। तो आज के लोग सारी सुविधाओं को होने के बावजूद भी अगर मैट्रिक पास नहीं करते हैं तो यहाँ सरकार दोषी नहीं है। कि कर जोरे धाई धाई चारा नवा, अरे मांगता दीवानवा आशीर्वाद, कर जोरे धाई धाई चारा नवा। विरासत लेकर के आने वाले लोग तो विरासत में सब कुछ पा करके आते हैं, लेकिन जीरो से यानी एक तिनका जुटा करके आदमी महल कैसे खड़ा करता है, वो अगर ओम प्रकाश दीवाना को कोई सुनता है तो उसे समझ में आए। जीवन कई भावों से मिलकर बना है और कई रसों से मिलकर बना है। करुण रस, हास्य रस, विरह रस। विरह एक भाव भी है। विरह उसके लिए भी हो सकता है जिसको आप बहुत चाहते हो। विरह उसके लिए भी हो सकता है जब आप किसी को छोड़ कर जाते हो या कोई आपको छोड़ कर जाता है। भोजपुरी साहित्य में विरह को बड़ी प्रधानता दी गई है। विरह की उपज भोजपुरी में इसलिए हुई है कि यहाँ पलायन आज नहीं वर्षों से रहा है, और जब प्रियतम को छोड़कर कोई चला जाता है तो उस विरह के भाव को कभी पूर्वी का नाम दिया जाता है और उस विरह के भाव को कभी विरहा का नाम दिया जाता है। भोजपुरी की जितनी विधाएं हैं सब में अश्लीलता लगभग आधे से अधिक घुस चुकी है। विरहा अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसमें भी है। अगर आप भोजपुरी की अन्य विधाओं की बात करेंगे तो उसमें म्यूजिक के तौर पर आधुनिक संगीत घुस चुका है, लेकिन बिरहा अभी भी हारमोनियम, झाल, करताल और ढोलक पे ही चलता है। इस बिरहा में इतनी ताकत है कि किसी ओम प्रकाश दीवाना को स्टार बना देती है। इस बिरहा में वो ताकत है किसी ओम प्रकाश दीवाना को नायक बना देती है। इस बिरहा में वो ताकत है कि किसी ओम प्रकाश दीवाना को नेता बना देती है। अब आप समझ रहे होंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं। पत्रकार हूं, सवाल पूछना मेरा काम है, और इतना भूमिका में हमने आपको यह बता दिया कि ओम प्रकाश दीवाना जी सुप्रसिद्ध बिरहा गायक हमारे साथ हैं। आज इनको कटघरे में हम खड़ा किए हैं। बहुजन समाज पार्टी से सुरक्षित सीट मोहनिया से चुनाव लड़ रहे हैं और फिर सवाल जवाब करेंगे, जो हमारा काम है। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए कि हमने बिरहा का परिभाषा सही दिया? आपके लिए 2 सेंटेंस में बोलना चाहूंगा। अभी तक जितने पत्रकार हमसे मिले किसी ने बिरहा को इस तरीके से परिभाषित ही नहीं किया, और मेरा मन हमेशा कुड़ता रहा कि कोई ऐसा पत्रकार है जो मेरे बिरहा को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सके, और आज आपने वो किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। और हम आपको बताते हैं कि वंदे भारत की जो टीम है सर, इसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि हम पत्रकारिता करते समय न आपकी जाति को देखेंगे, न आपके धर्म को देखेंगे, न आपके निजी जीवन को देखेंगे, लेकिन जब आपका हम इंटरव्यू करने आएंगे तो आपके बारे में सारी जानकारी लेकर आएंगे सर। सर, बिरहा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अगर कुछ हमने कम रखा हो तो उसको थोड़ा सा आप संक्षेप में बता दीजिए।
देखिए, आपने बिरहा को संक्षेप में बेहतर तरीके से परिभाषित किया है, यूं कहें तो बेहतर तरीके से आपने डिफाइन कर दिया है। और जो आपने बिरह की चर्चा की, बिरह का जो आपने परिभाषा दिया, सेम है, आदमी किसी को छोड़ता है तो भी बिरह होता है, और कोई किसी को छोड़ता है और छोड़ के जाता है, दूरियां बनती हैं तो भी बिरह होता है। तो फाइनली बिरह की उत्पत्ति खास तौर से जब एक परिवार से दूर होता है, या एक प्रेमी से दूर होता है, या एक बेटा अपने माँ से दूर होता है, तो वहाँ विरह उत्पन्न होता है, यानी एक दूसरे के लिए वियोग करना। तो वहां से बिरहा की उत्पत्ति होती है, और इस तरह से लोग इसको गीत के रूप में गाए, खड़ी बिरहा के रूप में गाए, और धीरे धीरे इस बिरहा ने धुन, तरज, कव्वाली, शेर, शायरी, छंद, अलंकार को लेकर के एक विस्तृत रूप ले लिया। सर थोड़ा सा हम आपका, वैसे तो हम 10 मिनट आपसे बोले थे, लेकिन हमको आनंद आ रहा है, हमारे दर्शकों को भी मजा आएगा सुनकर। 5-10 मिनट सर और हम आपका टाइम लेना चाहेंगे। आप रेडी हैं सर? बिल्कुल। ठीक सर, एक बात बताइए, विरह माता पिता के बीच का भी हो सकता है, प्रियतम के बीच का भी हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के भी बीच का हो सकता है जी। सर आप तो बीएड है, सीटेट है, ट्यूशन भी पढ़ाया आपने सर। जिस समाज से आप आते हैं वहां से निकलना आज भी सर बड़ी बात है। आप हमको थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे अपने संघर्ष को शुरुआत किए। देखिए, मेरे संघर्ष की कहानी बड़ी भावुक करने वाली हो जाती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार उस चीज़ों को कुरेदा जाए। एक्चुअली मैं फाइनली बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। ठीक है सर। और पिताजी नॉन मैट्रिक थे, 7वीं पास। हाँ। और बाबूजी के बाद भैया हमसे पहले मैट्रिक किए, मैट्रिक करने के बाद ग्रेजुएशन की। तो मेरी शिक्षा दिशा उनके पीछे चल रही थी, तो उन्होंने मुझे पढ़ाना अच्छा सा समझा। तो मेरी प्राइमरी शिक्षा जो हुई गांव के विद्यालय से हुई, तो मैं प्राइमरी में पढ़ने में ही अच्छा था, बेहतर था। इसके बाद फिर 7वीं क्लास तक मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा, और भैया के बहुत मेहनत करने पे पढ़ा। उस टाइम ट्यूशन का, प्राइवेट ट्यूशन का फीस देना मेरे परिवार के बस की बात नहीं थी, लेकिन बड़े भैया महानंद जी का अप्रोच था कि नहीं, थोड़ा इसको अच्छा पढ़ाया जाए। इसके बाद फिर आर्थिक स्थिति उस लेवल की नहीं होने की वजह से फिर मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाया। मैंने फिर सरकारी विद्यालय में एडमिशन करवाया। सरकारी विद्यालय में एडमिशन करने के बाद जब मैंने उस टाइम मैट्रिक पास किया, तो मैट्रिक पास करने के बाद 8वीं क्लास से मैंने गाना शुरू कर दिया था। तो मेरे पास 2007 में नहीं, पहला एल्बम आया, वो एल्बम आया था। बिरहा की शुरुआत मेरी हुई थी लगभग 98 में। 98 में मैंने शुरू कर दिया था। मैट्रिक पास करने के बाद मेरे पास फाइनेंशियल चैलेंज थे कि आखिर मैं कैसे घूमूं, कैसे जाऊं कहीं, और खर्चा नहीं हो पाता था। ग्रेजुएशन करना था, क्योंकि पढ़ाई मेरी पहली पसंद थी। क्योंकि पिताजी जब मुझे गाने की लाइन में लाना शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सिंगर बनना है। तो मैं गाता था बचपन से अच्छा, लेकिन मेरा इंटेंशन गाना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम गाओगे, मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं सिंगर नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि तुम सिंगर नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरी पढ़ाई न छूटे, इसकी वजह से मैंने गाना शुरू किया। सर ये बड़ा दिलचस्प वाक्य है सर। कोई पिता लड़के को ये बोल रहा है कि तुमको गाना ही है, इसका मतलब है कि आपके बारे में सबसे पहले किसी ने समझा, तो आपके पिताजी ने समझा। सर मेरे बारे में नहीं, मैं दुनिया के सभी पिता के लिए बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों को सब ठीक है, भावनाएं हैं। पानी पिएंगे तो सब पानी लेते हैं, कोई बात नहीं, होता है। दर्शकों, हमारे भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं सर। माँ की तो चर्चा कर लेते हैं सर हम, लेकिन पिता के त्याग को हम नहीं सोच पाते। सॉरी, कोई बात नहीं। मैं पिता के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे के भविष्य को जिस तरीके से पिता देखता है, वही जानता है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है और किस मोड़ पे खड़ा हो सकता है। आज भावुक इसलिए मैं हो जाता हूँ कि मैं जब कहता था कि मुझे पढ़ना है, तो पिताजी ने कहा तुम्हें सिंगर बनना है, और मैं
पढ़ाई न छूटे इसलिए मैं सिंगर बना। और आज लगता है कि पिताजी ने मेरे लिए क्या सोचा था। सर आपको ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ा था? जी हाँ, फाइनेंशियल चैलेंज था, तो मैं 3 सीटिंग ट्यूशन कराता था। सुबह में 3 सीटिंग, शाम में 3 सीटिंग, इसके बाद स्कूल करता था। स्कूल के बाद मैं कार्यक्रम करता था। कार्यक्रम करके आने के बावजूद भी मैं सोचता था कि एक दिन भी बच्चों का गैप ना हो। और आज मैं खुशनसीब हूँ कि आज भी मेरे हाथ के पढ़ाए हुए लगभग दर्जनों बच्चे सक्सेस हैं। मैं जब आपके करियर को देख रहा था तो आप विशुद्ध आपने करियर के रूप में अपनी टीचिंग लाइन को ही चुना था, हमको टीचर ही बनना है। हाँ जी, टीचर बनना था तब तो मैंने बीएड किया ना, सीटेट क्वालिफाई किया। और आप लोगों को बता दूं कि सीटेट मैंने क्वालिफाई किया, बहुत तैयारी करके मैंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया। 2005 में ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा एजुकेशन बिल्कुल स्टॉप हो चुका था। एजुकेशन स्टॉप होने के बाद अचानक ये दूसरे के जरिए से मैंने सीटेट क्वालिफाई किया। किसी ने कहा कि मेरे परिवार वाले आपको बहुत पढ़ा लिखा नहीं समझते, एक काम करिए कि सब लोग हमारे परिवार के सीटेट कंपटीशन की तैयारी करें, आप भी कंपटीशन की तैयारी करें। तो मेरा वैसा बहुत इंटेंशन नहीं था जब सिंगिंग लाइन में आया, जब इतना प्यार दुलार मिल रहा था। लेकिन मैंने देखा कि ऐसा कुछ है, तो मैंने सीटेट का एग्जाम दिया और 5 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद भी मैंने 60% से सीटेट क्वालिफाई किया। 2007 में आपका पहला एल्बम आया था? हाँ, 2007 में पहला। लालू जी के धोल भैंसिया हेल गई पानी, हेल गई पानी, जब से आरजेडी की सरकार पहली बार गिरी थी बिहार। हमको यहाँ से सवाल है सर कि बिरहा में भोजपुरी गाने अंड के बंड हो सकते हैं, लेकिन बिरहा में जो भी गाना होता है उसका कोई मकसद होता है। इस लाइन को हमको समझाइए कि लालू जी के धोल भैंसिया हेल गई पानी में। वो मेरी फीमेल सिंगर जो है, उनका कहना है कि मतलब कि 15 साल से जो सरकार रही है ना, उस सरकार को किसी ने गिरा दिया। तो अर्थात कहने का मतलब कि आदमी नहीं कहता है कि धोल धावल भैंस ना मड़िया में या पानी में, ऐसे कहते हैं कि धो धा करके। कहने का मतलब धोने का तात्पर्य है कि धोने के बाद उस भैंस को अब अपने आवास में जाना चाहिए, न कि फिर कीचड़ में। तो 15 साल जिस सरकार ने राज किया, उस सरकार को अचानक कोई सरकार आकर के, कोई प्रतिद्वंदी आकर के गिरा देता है, हरा देता है। तो इसी बात को ये लाइन चरितार्थ करती है। एक दिलचस्प वाक्य आपके नाम के पीछे भी है, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि दीवाना नाम कैसे पड़ा? क्योंकि दीवाना तो अमूमन उसको कहा जाता है ना कि जो सब लगभग चीजों से दूर हो जाए, एक पागलपन हो उसके मन में, दीवाना तो कैसे नाम पड़ा? हम ऐसे जानते हैं, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हाँ, इसके पीछे एक दिलचस्प वाकया है कि एक्चुअली मेरा डॉक्यूमेंट्स नेम है। क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो बड़े भैया ने पढ़ाई लिखाई की सारी देखरेख उन्होंने किया। तो बड़े भैया ने नाम के पीछे, जैसे कि ओम प्रकाश मेरा नाम है, तो उसके पीछे उन्होंने नारायण लिख रखा था। तो वही डॉक्यूमेंट्स नेम चलता रहा था। मैट्रिक, इंटर, बीए सब कुछ डॉक्यूमेंट्स नेम के साथ चला। जब हम इस लाइन में आए तो इस लाइन में बहुत बड़ा नाम सुटेबल नहीं होता है सिंगिंग लाइन में। और अक्सर सिंगर राइटर को आप देखे होंगे कि कोई जख्मी लिखता है, कोई घायल लिखता है, कोई कुछ भी लिखता है। तो जब पहला एल्बम मैंने किया तो एल्बम में टाइटल देने के बाद नाम के टाइटल की बात आई, सरनेम की बात आई। तो जो कंपनी वाले थे, किस कंपनी से था? पूनम कंपनी, पूनम कैसे करके था। तो उस कंपनी वाले ने, नहीं, ये एल्बम श्री म्यूजिक से आया था, मुंबई की कंपनी थी। तो कंपनी वाले ने कहा कि इतना बड़ा नाम सिंगिंग लाइन में अच्छा नहीं लगता है। तो उन लोगों ने टाइटल चूज करना शुरू किया कि टाइटल क्या रखा जाए। तो तमाम, घायल, जख्मी, साजन, दुनिया जहान चल रहा था, परवाना, है ना, सुहाना, ऐसा चल रहा था। तो अचानक मेरे माइंड में आया कि परवाना, सुहाना, जख्मी, घायल तो बहुत लोगों ने रखा है, हम कुछ ऐसा यूनिक सरनेम रखते हैं जो शायद आने वाले समय में एक पहचान बन जाए। तो मैंने कहा कि सर, जब परवाना सुहाना हो ही सकता है तो दीवाना क्यों? शाबाश। तो सभी ने ताली बजाई और कहा कि हाँ, ये बेस्ट सरनेम है सिंगिंग लाइन के लिए। तो उस दिन से टाइटल में दीवाना लग गया। सर, एक चीज और हमको जानना है इसमें कि मंच पर आपको पहली बार कब ये लगा था कि अब लोग हमको जानने लगे, और किस गाने से लगा? सर, संघर्ष की कहानी बहुत लंबी रही है सर, सुनने आए हैं हम, और आपको सुनना भी जाना चाहिए। आप विरासत में कुछ नहीं पाए, हो सकता है कि हमारा कोई दर्शक अगला दीवाना बन जाए आपको सुन। जी हाँ, मैं सोचता हूँ और चाहता भी हूँ कि हमारी जो जीवनी रही है और मेरा जो संघर्ष है, उस संघर्ष से लोगों को प्रेरणा मिले और लोगों को ये हिम्मत मिले कि हम
जीरो से भी हीरो हो सकते हैं। बिल्कुल। विरासत लेकर के आने वाले लोग तो विरासत में सब कुछ पा करके आते हैं, लेकिन जीरो से यानी एक एक तिनका जुटा करके आदमी महल कैसे खड़ा करता है, वो अगर ओम प्रकाश दीवाना को कोई सुनता है तो उसे समझ में आए और उसे एक हौसला मिलेगा कि अगर ओम प्रकाश दीवाना इस परिस्थितियों से लड़ करके इन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अगर ये चीज कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो पहला गाना सर जिससे आपको लगा था कि अब हमको लोग पहचानने लगे? हाँ, एक बार मैं इस संगीत लाइन से हार मान चुका था। सब लोग कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा था, कमाई नहीं हो रही थी। घर से भी प्रेशर आने लगा था कि कितना दिन तक घर का पैसा नुकसान करोगे। हम उस स्थिति में है नहीं कि 10 लोग आते हैं, रियाज करते हैं, उनको खिलाना पिलाना, उनको गाड़ी भाड़ा देना, ये मेरी स्थिति नहीं है। तो कभी कभी इस बात को लेकर के घर में झगड़ा भी हो जाती थी कि आखिर आप लोगों ने ऐसा किया ही क्यों। और मैं उस टाइम भी बोलता था कि मुझे अपने पढ़ाई पे इतना भरोसा है कि मैं पढ़ करके कुछ न कुछ कामयाबी हासिल कर लेता। जैसा कि 5 साल छोड़ने के बाद टेट क्वालिफाई करना आम बात नहीं है। लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मुझे भरोसा था अपनी पढ़ाई पे, अपने एजुकेशन पे, अपनी मेहनत पे। तो 2006 में हमारे परम पूज्य आदरणीय गुरु सुरेंद्र यादव जी, जिनका मेरा रोम रोम कर्जदार है, उनसे कहा गुरुजी, और वही विद्यालय जिस विद्यालय में मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई, उसी विद्यालय के रास्ते से गुजरे थे। मुझे वो जगह भी याद है। अगर कोई आज चल के कहे कि ओम प्रकाश दीवाना ये बात तुम कहाँ बोले थे, तो मैं पैर रख दूंगा यही बोला था कि यही बोला था। वहां गुरुजी से बोले कि गुरुजी अब हम गाना नहीं गाएंगे, अब इसमें कमीनी उमीनी हो नहीं रही, घर से रोज ताना माना सुनना पड़ रहा है। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, और मैं सुनने वाले सभी ऑडियंस को बोलूंगा कि अपने गुरु की बात मान लेनी चाहिए, अपने माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए। गुरु और माता पिता कभी किसी भी बालक और किसी भी शिष्य के लिए गलत नहीं होते हैं। गुरु और माता पिता जब भी कोई भी सजेस्ट करते हैं तो बच्चों के लिए और अपने शिष्यों के लिए करते हैं, शिष्यों के हक में करते हैं। गुरु जी ने कहा बेटा 1 साल रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, और 1 साल में अगर हम लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर तुम वही करना जो तुम्हारी इच्छा करे। ये गुरु ने बोला। हाँ, और मैंने गुरुजी की बात को मानी। और मैं अपने इंटरव्यू में एक बात कहना चाहूंगा अपने ऑडियंस के लिए, अपने युवा जनरेशन के लिए, कि जहां आपका दम घुटता है उसके आगे आपकी मंजिल होती है। जहां आपका दम टूटता है, इस बात पे ताली बजाते हैं सर। जहां आपका दम घुटता है उसके आगे ही आपकी मंजिल होती है। और इसको मैंने पहली बार एहसास किया कि मैंने गुरुजी की बातों को माना, कि जिन्होंने मुझे लगातार 8-9 साल से पाला है, उनकी बात को मैं कैसे इग्नोर कर दूं। और मैंने 1 साल वेट किया। 1 साल के बीच में मैंने बात की आदरणीय जोखन कबीर जी के माध्यम से, हम लोगों का माध्यम बना कैसेट करने का। और कैसेट करने के लिए हमने पहली बार अपनी कमाई, और गुरुजी कुछ सपोर्ट किए थे, और कुछ सपोर्ट हम ज़्यादातर ट्यूशन से लिए थे। ट्यूशन से बहुत सारे लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स के बच्चों को पढ़ाते थे, उनसे हम 3-3 महीना का एडवांस फीस लिए, और एडवांस फीस लेकर के 9,000 फीस जुटा करके पहला एल्बम किए। और पहला एल्बम किए वही कबूतरी पट गेल, जिसमें था लालू जी का धोल वैसे हेल गेल पानी में। और वो इतना बम्पर सुपर डुपर पहला ही एल्बम हिट हुआ कि फिर मेरा फाइनेंशियल स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगा। उसमें से एक गाना का 2 लाइन सुना दीजिए। उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर यही गाना हुआ था, हालांकि उसके सभी गाने हिट हुए थे, सभी गाने। वो एल्बम का जमाना था, एल्बम में जब एक गाना हिट होता था तो सभी गाने लोग 7 गाने थे उसमें। हाँ, उसमें एक गाना था, अनुराधा जी ने गाया था। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, जो मेरी को सिंगर थी। उनकी लाइन में गा रहा हूँ, उनके रिस्पेक्ट के लिए गा रहा हूँ। मैं अपनी लाइन गा देता, लेकिन उनकी बिल्कुल गाइए। उन्होंने गाया था कि दूधवा मखनवा खैले, अरे खूब खैले सारी हो, लालू जी के धोवल भैंसिया हेली गईल पानी में, लालू जी के धोवल भैंसिया। और इस गीत ने वो धमाल मचाया कि फिर ओम प्रकाश दीवाना की फाइनेंशियल स्थिति बहुत बढ़िया नहीं हुई, लेकिन चैलेंजिंग पॉइंट नहीं रह गया। अब मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मांगने की जरूरत नहीं। सर, अब आप आते हम थोड़ा सा जिस काम के लिए हम लोग जाने जाते हैं और जिस चीज में आप हैं, अब यहां से हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। गायक रहते हुए आप आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई आपकी आलोचना कर दे तो आप उसके ऊपर अटैक करते हैं।
गायक होते हुए आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। चूंकि मैंने जब ग्रेजुएशन किया है तो आलोचना विवेचना को पढ़ा है। आलोचना सुटेबल होती है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, और आलोचना अनसुटेबल होती है जिसका कोई तथ्य और कोई साक्ष्य नहीं होता है तो मैं उस पर कड़ा प्रहार करता हूं। एक ऑडियो में जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक ऑडियो हमने सुना, आप एक पत्रकार को फोन करके आप उसको बोल रहे हैं हम तुमको देख लेंगे, तुम क्या हो, तुम्हारा चैनल उड़वा देंगे, और शायद आपने उड़वा भी दिया। शायद मैंने नहीं उड़वाया। एक्चुअली क्या है कि मेरे हर कंटेंट का रसिया की एक कंपनी है बिलीव म्यूजिक, उससे कॉन्ट्रैक्ट है। और आपने ये चीज एक क्वेश्चन किया तो इस क्वेश्चन से पहले एक मेरा क्वेश्चन होता है कि मैं कभी भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट करता हूं तो किसी भी चैनल वाले को हिदायत देता हूं कि आप मेरे कंटेंट को बिना मेरे परमिशन रिलीज नहीं कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि एज ए राइट किसी भी व्यक्ति के किसी भी वॉइस को विदाउट राइट आपको रिलीज करने का परमिशन नहीं है ना। तो जिस पत्रकार की आप बात करें उस पत्रकार ने विदाउट राइट है ना मेरे अगेंस्ट वो चीज लिख चुके थे जो नहीं लिखना चाहिए है ना, और वो विदाउट तथ्य था, विदाउट साक्ष्य था है ना। तो मैंने कहा कि भाई अगर मेरे फोटो को मेरे बगैर परमिशन कोई भी अगर करता है तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया है। सपोज दैट अगर आपको मैं कह दूं कि साल भर आपको किसी के लिए नहीं बोलना है, ओम प्रकाश दीवाना के लिए बोलना है, तो मेरा राइट बनता है कि आपका फोटो और आपका वीडियो आपका वॉइस किसी चैनल के लिए नहीं जाएगा। आपने बीच में देखा होगा कि खेसारी भाई के साथ एक प्रॉब्लम आया था, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी भाई के साथ एक प्रॉब्लम आया था कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने उनका कॉन्ट्रैक्ट किया था साल भर के लिए या जितने सालों के लिए, टाइम लिमिटेड मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने एक साल किसी कंपनी के लिए गाना नहीं गाया, उस पर बहुत बड़ा विवाद चला था। तो ये राइट होता है। मैंने उस पत्रकार भाई से बोला कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, अगर आपको करना ही है तो मेरे सामने आकर के मुझसे पूछ लीजिए, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। ये बात हुई। ठीक है सर, हमारा जो थे हमने आपसे पूछ लिया, आपने जवाब दिया, हम संतुष्ट हुए आपके जवाब से। सर आपके पास तो सब कुछ था, पैसा, प्रसिद्धि, नाम, फिर ये नेता बनने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ समझाइए सर। जैसा कि बिरहा के माध्यम से हमारे ऑडियंस, हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता, न हमारे गार्जियन, हमारे माता पिता, दादा दादी, चूंकि मोनिया का बेटा हूं तो सभी लोग हमारे रिलेटिव हैं। फाइनली किसी का बेटा लगता हूं, किसी का भाई लगता हूं, किसी का भतीजा लगता हूं। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि जब मैं बिरहा गाता था तो बिरहा में अचानक गाते गाते मेरे साथ कुछ चैलेंजिंग पॉइंट आया। तो उस चैलेंजिंग पॉइंट को पता नहीं मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। पिताजी ने हमेशा से हमको सिखाया है, और पिताजी की एक ही थ्योरी को मैं मानता आया हूँ कि अगर जिस टाइम मैं भी गलत हूँ तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो मेरे भी सवालों का जवाब देना। ये मेरे पिताजी का दिया हुआ संस्कार है। तो गीत गवनी करते करते जब बिरहा में गया तो जैसा कि आपको पता है कि बिरहा में एक स्टोरी चलती है, कहानी होती है। तो सबसे पहले मैंने बिरहा में एक जटिल मुद्दा उठाया था। 2012 में दिल्ली में एक घटना होती है, चलती बस में गैंग रेप होता है। उस गैंग रेप को आदरणीय जोखन कवि जी ने राइट किया और उसको मैं गाया। तो गाने के टाइम हो सकता है ये मेरे गुरु की देन है, माता पिता के आशीर्वाद का देन है, जितने गुरुओं ने मुझे शिक्षा दीक्षा दी है, हो सकता है मेरे शिक्षा विस्तार का देन है कि मैं किसी चीज को बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन कर लेता हूं और किसी चीज को बहुत बेहतर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट में नोटेड करके रख देता हूं। तो उस गीत में मैंने उस बेटी के लिए, अपर क्लास की बेटी थी, वो अपर कास्ट की बेटी थी, मैं एज ए कास्ट कह रहा हूं, लेकिन एज ए इंसान कह रहा हूं कि मेरी बहन थी। एज ए भारतीय मैं बोल रहा हूं कि मेरी बहन थी। उस बहन के लिए मैंने रो रो के आवाज उठाया और रो रो के आवाज उठाया। उस बहन को न्याय भी मिला। उस टाइम से मुझे एक बहुत बड़ा मनोबल मिला कि वाकई मैं देश की आवाज उठा सकता हूं और मेरी आवाज देश के लोग सुनते हैं, देश के ऑडियंस सुनते हैं, देश के हर तबके के लोग सुनते हैं, देश के हर जाति संप्रदाय के लोग सुनते हैं। उस टाइम से मैंने क्या है कि अगर आप मेरे सामने खड़े हैं, कुछ लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप मेरे से सवाल करेंगे ना। बिल्कुल। तो अगर प्रदेश या देश में जिसकी सरकार होती है, हमेशा वो सरकार घेरे में होती है। तो जिस सरकार में जो घटना होती है, मैंने उस सरकार को घेरा। उस टाइम शीला दीक्षित जी की सरकार रही, मैंने उनको घेरा। इसके बाद फिर जब बदलाव हुआ देश में तो बीजेपी की सरकार आई, तो मैं बीजेपी सरकार को घेरता हूं। तो जब शीला दीक्षित को घेरा तो लोगों को बुरा नहीं लगा, लेकिन जब बीजेपी सरकार को घेरता हूं, क्योंकि सवाल उसी से किया जाता है ना जो सवाल का जवाबदेही होता है। हम उसी मालिक से क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई आप मालिक हो, जवाब दो कि एक काम अच्छा कैसे हुआ, बुरा कैसे हुआ। तो
इसको करते करते लोगों ने बीच में लिखना शुरू कर दिया कि भाई आप गाना कम गाते हो, राजनीति ज्यादा करते हो। अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर मैं गाना गाते गाते राजनीति करने लायक हो सकता हूँ, दीवाना और उसको छेड़ दिया जाए, दीवाना और उसे छेड़ दिया जाए, तब तो आगे आग लगेगी, तो हंगामा होना ही है। होना ही। तो मैंने कहा कि मैं राजनीतिक मैदान में ही आकर के जो बात मैं कहता हूं उस बात को कोशिश करूंगा कि पब्लिक आशीर्वाद देगी तो मैं जमीन पे उतारने का प्रयास करूंगा। कि जब आप राजनीतिक मैदान की बात करते हैं तो मैं आंकड़े को देख रहा था बीएसपी के। बीएसपी 2008 में चुनाव लड़ती है, 15,158 वोट लाती है। 2015 में चुनाव लड़ती है, 9,921 वोट लाती है। जब 2020 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से गठबंधन है और श्वेता सुमन लड़ती हैं तो 39,855 वोट लाती है। सर, हमें नहीं लग रहा है कि बहुजन इतना मजबूत है मोहनिया विधानसभा में जो आपको बहुजन की सवारी करनी चाहिए थी, हाथी की सवारी? राइट, हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मैं शुरू में ही दे चुका हूं, लेकिन उसे रिपीट कर रहा हूं कि जब ओम प्रकाश दीवाना बिरहा में आया था तो बिरहा में शायद 1-2 महीना बीता होगा या साल भर बीता होगा, एक्चुअल नहीं हूं। तो एक भाई ने कहा था कि बिरहा में इतना कास्टिज्म है कि आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। उसी टाइम मैंने उनको कहा था कि भाई साहब, परिश्रम करने वाले कहीं भी सफल हो सकते हैं। तो ये मोहनिया विधानसभा है। मोहनिया विधानसभा में आपने ये देखा कि ये वोट परसेंटेज का रेशियो रहा है, लेकिन यही मोहनिया विधानसभा है जहां से मोहनिया विधानसभा के लोगों ने 2-2 बार बहुजन समाज पार्टी का विधायक जिताया भी है और 1 बार सेकंड फाइटर भी दिया है। बिल्कुल सर। सवाल मेरे मेहनत के ऊपर है कि मैं मेहनत करूं और उन लोगों के दिल में हौसला जगा सकूं कि ओम प्रकाश दीवाना 0 से हीरो हो सकता है। तो आप तो मोहनिया सीट को जिताने वाले वोटर हो, आप फिर जिता सकते हो। नहीं घेर पाए सर आपको, खट से निकल गए। हम बाउंसर मारे और आप खट से निकल गए। एक संघर्षशील व्यक्ति को कोई घेर भी नहीं सकता। ये मैंने देखा भी है सर, मैंने देखा है। इंटरव्यू लेते लेते सर मोछ भी पका हुआ है, रंगा हुआ है, मैंने बाल वाल पक गया इसलिए छिला के रखता हूँ कि रंगना ना पड़े। पैसा हम लोगों का भी संघर्ष चल रहा है, पैसा वैसा बचे। हाँ सर, बहुत संघर्ष चल रहा है सर। जो सोच आपकी है वो सोच हमारी है कि पत्रकारिता में एक मुकाम खड़ा करना है, लेकिन जिस चीज से आप जूझ रहे थे अभी हम लोग उसी चीज से जूझ रहे हैं। और मेरा खबर आप देखिएगा तो मैं अपने आप को बिकाऊ पत्रकार बोलता हूँ। नमस्कार, मैं बिकाऊ पत्रकार। हमको क्या कोई गाली देगा कि मैं बिका हुआ हूँ? मैं खुद बोलता हूँ कि मैं बिका हुआ हूँ। यानी आप अपने थ्रू बिकाऊओं पे गोली दागते हैं, जो भी समझ लीजिए। चलिए आते हैं सर हम आगे। एक चीज और आपके हम चीजों में देखें, आप हार्डकोर पॉलिटिकल दिखते हैं और खास करके तब जब आप मंचों पर होते हैं तो आप किसी विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी बड़ा तीखा तीखा करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जी। फाइनली मैं जो ही मंच पे, आपको नहीं लगता क्या कि वो आपको नुकसान भी कर सकता है? मैं मंच पे होता हूं तो मैं किसी विशेष समुदाय पे टिप्पणी नहीं करता हूं और इसका मैं दावा कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं तथागत गौतम बुद्ध का अनुयायी हूं, बाबा साहब का अनुयायी हूं। और जहां तथागत गौतम बुद्ध की बात आती है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात आती है, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में अगर उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो आपने सुना होगा कि एक विशेष समुदाय ने या एक विशेष व्यवस्था ने, क्योंकि फाइनली समुदाय की बात आती है तो मैं जातिगत नाम रखता ही नहीं हूं, इसलिए कोई इंडिविजुअल अपने पे ले ही नहीं सकता। मैं बोलता हूं कि एक विशेष व्यवस्था ने और एक विशेष समुदाय ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विद्यालय से बाहर पढ़ने पे मजबूर किया। अगर उस व्यवस्था पे मैं प्रहार करता हूं, सपोज दैट अगर वहां आपका बच्चा खड़ा हो जाए, सपोज दैट वहां जिस समुदाय की मैं बात करता हूं या जिस समुदाय के लोग ऐसा किए हों, उस समुदाय के लोगों ने किया, वह समुदाय नहीं किया, किसी विशेष व्यक्ति ने किया, उस समुदाय ने नहीं किया, तो मैं बात करने के दौरान एक अपना ओपिनियन भी रखता हूं कि ये बात उस व्यक्ति पे लागू होती है जिन्होंने किया। आप जिस भी समुदाय से आते हैं, पत्रकारिता आप करते हैं तो पत्रकार आप हुए, पूरा समुदाय आपका पत्रकार नहीं हुआ। मैं सिंगिंग करता हूं तो सिंगर मैं हुआ, मेरा पूरा समुदाय सिंगर नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं उस व्यक्ति विशेष की बात करते हुए करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जब विद्यालय से बाहर बैठ के पढ़ने पे मजबूर किया गया, फिर भी उन्होंने एक संघर्ष अपने जीवन से सीखता हूं, एक संघर्ष अपने महापुरुषों से सीखता हूं कि उन्होंने तब पर भी, है ना, विश्व में वो डिग्रियां हासिल की, है ना, जिन डिग्रियों को अच्छे अच्छे पूंजीपति के बच्चे हासिल करने के लिए तरस जाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, और उतना दंश झेलने के बाद जातीय दंश, है ना, सामाजिक दंश, व्यवस्था दंश,
उसके बावजूद भी जब वो कलम उठाते हैं तो भारत के सभी वर्गों के लिए कहते हैं कि नहीं, एक वोट सबको देना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मैं इस बिना पे काम करता हूं। मेरी जातीय व्यवस्था पे कोई प्रहार नहीं होता है। ये जो व्यवस्था समाज में इंसान को इंसान से ऊंच नीच बनाता है, इंसान को इंसान से छूत अछूत बनाता है, इस व्यवस्था पे मैं प्रहार सर एक सवाल मेरा और है कि बहुजन समाज आजादी के इतने सालों बाद भी अभी भी पिछड़ा का पिछड़ा क्यों रहा है? सर इसके पीछे आप हमको वो मत बताइएगा जो एक नेता बोलता है, आप वो हमको बताइएगा जो असली वजह है। असली वजह आप किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं, सामाजिक व्यवस्था को मानते हैं, खुद उस समुदाय को मानते हैं, आप किसको मानते हैं सर? पिछड़ेपन का वजह अगर कहा जाए तो जिस भी समाज के लोग अगर पिछड़े हैं तो मैं साफ शब्दों में कहूंगा, क्योंकि फैक्ट बोलना ही मेरी पहचान है सर। तो पिछड़ेपन का कारण हम खुद हैं। आप खुद हैं? कैसे सर? इसको थोड़ा सा डिटेल में हमको डिफाइन करिए। जैसा कि डिटेल में एक मेरी स्टोरी को ले लीजिए। जिस परिवार में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, उस परिवार से मैंने सोचा कि मेरा परिवार फाइनेंशियल चैलेंज में जूझ रहा है, लेकिन मुझे फाइनेंशियल चैलेंज में नहीं रहना है। मैं आपको बता दूं, मैं सिंगर नहीं बनता तो पकौड़ी बेच के ही मैं अपने परिवार को फाइनेंशियल चैलेंज से ऊपर कर सकता था। सरकार क्या करेगी? सरकार आपको रोड मुहैया कराएगी, सरकार आपको शिक्षा दे सकती है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जिम्मेवारी आपकी है। ये जिम्मेदारी। सर शिक्षा से बात, हम कल इधर क्षेत्र में घूम रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने बहुजन समाज के 10 लड़कों से बात किया। 10 में से 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने 10वीं पास नहीं किया था सर जी। मैंने उनसे सवाल किया कि आप 10वीं पास नहीं किए हैं तो सरकार आपको जो भी सुविधा देगी, चाहे रिजर्वेशन है या कुछ भी है, आप कैसे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? तो सर सवाल ये है ना कि उनको 10वीं तक कैसे ले जाएंगे आप? मैं भी यही बात बोलता हूँ, हमसे सीखना चाहिए। हमारे समाज में बहुत सारे महापुरुष हैं, उनसे सीखना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो सबसे बड़े उदाहरण हैं कि बताइए कि जिस व्यक्ति को विद्यालय से बाहर बैठ करके पढ़ने को मजबूर किया गया, उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम कुछ ऐसा कर दें कि आने वाले जनरेशन को इस समस्या को फेस न करना पड़े। तो आज के लोग सारी सुविधाओं को होने के बावजूद भी अगर मैट्रिक पास नहीं करते हैं तो यहाँ सरकार दोषी नहीं है, या तो वो बच्चा दोषी है या तो उसका परिवार दोषी है। क्या मैं इस बात को बोल दूं क्या कि लोग भीम बाबा साहब अम्बेडकर को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं? राइट, ये सही है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कि नहीं मानते हैं जी। इसको कम लोग समझ पाएंगे। इसको बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उनका बस ये मेथड हो गया है। आप जिस व्यवस्था की बात करते हैं उनका मेथड हो गया है कि जय भीम बोल दो, हम बाबा साहब के अनुयायी हो गए। जय भीम बोलने से कोई बाबा साहब का अनुयायी नहीं होता है, उनके बताए हुए मार्गों पे चलने पे आप बाबा साहब के अनुयायी बनेंगे। सर आपके विधानसभा में 2 NH है, पटना GT रोड, रेलवे स्टेशन है सर, इसको आधारभूत संरचना कहा जाता है। आज तक मोहनिया अभी तक पिछड़ा क्यों है? और एक सवाल और, हर 15 दिन 20 दिन पर कैमूर पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति आता है कि मोहनिया से इतना ग्राम हेरोइन जब्त हुआ, इसके पीछे जड़ क्या है सर? दोनों सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए, अभी आपने 2 NH की बात की है ना, और 2 NH जहां जुड़ा है ना, वहां अगर विकास व्यवस्था चरमराई हुई है तो इसे मैं विगत सरकार थी उसे भी दोषी मानता हूं, और जो वर्तमान सरकार है उसे दोषी मानता हूं। तो सर अगर आप बहुजन से जीत भी जाते हैं तो सर हमें नहीं लगता है कि आप लोग सरकार बनाने के पक्ष में होंगे या बनाने के शक्ति में होंगे, तो कैसे आप फिर सॉल्व कर पाएंगे समस्याओं को? देखिए, हर व्यक्ति को अपने क्षमता अनुसार काम करना चाहिए। मुझे मोहनिया का विधायक बनाया जाएगा, न कि बिहार का, ठीक है? तो मुझे एक विधायक की जो क्षमता होती है वो इसीलिए छोटे छोटे कड़ियों में पद दिया जाता है कि ग्राम पंचायत लेवल पे मुखिया देख ले, ठीक है, जिला पार्षद लेवल पे जिला पार्षद देख ले, वार्ड लेवल पे वार्ड मेंबर देख ले, तो विधानसभा लेवल पर विधायक देख ले। तो विधानसभा लेवल पर अगर एक विधायक को जो चीजें दी जाती हैं उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। गाना गया था, नाम नहीं लिया था लेकिन था उन्हीं के ऊपर। अरे मैं सिंगर हूँ, है ना, और सिंगर की आदत रही है
है ना, चीजों को गाना। इससे पहले भी वैसा गाना मैं बहुत सारा गा चुका हूँ। एक गाना गाया था इससे पहले कि मैं घर पक्का बनवाऊंगा चुनाव बाद में। मैं नेता बना था, एक नेता ने हमको घेर रही थी कि नेताजी आप क्या करने आ गए। उसी गाने की बात कर रहा था, है ना? नहीं, वो तो अच्छा उससे पहले का है, उससे पहले का गाना है कि घर पक्का बनवाऊंगा चुनाव बाद में। तो चूंकि ऐसा नेता वादा करते हैं तो इस पे तो किसी मुखिया ने कंप्लेन नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री जी ने कंप्लेन नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने कंप्लेन नहीं किया। तो अगर कोई गीत की उस गीत का अगर बोल देते तो मुझे याद आ जाता, चूंकि मैं हजारों गीत गा चुका हूँ। लेकिन सर सब खेल टाइमिंग का होता है। नहीं, टाइमिंग का नहीं है। टाइमिंग के गाने से लेन देन नहीं, टाइमिंग का लेन देन नहीं। देखिए अगर टाइमिंग को अगर देखा जाए तो गाना तो नहीं डर रहे हैं क्या? ये आप नहीं देखिए, तो आप गाने की लाइन बोले, कौन सी गाने, कुछ भी बोले तो मैं बोल दूंगा। गाना वायरल हो रहा है, मुझे अपना वायरल गाना याद होता है। सुनाइए। अरे कमावा के बेरी देलू डांटिए नेताई, बतिया करेलू छाटी छाटी नेताई, कि पैसा पे बदल देलू पार्टी नेताई। अच्छा, इसको बोल रहे हैं आप जी। तो ये बताइए कि ये माननीय विधायक जी पे कैसे लागू होता है? क्या माननीय विधायक जी कहेंगे कि हमने पैसा पे पार्टी चेंज किया है? कि आप कहेंगे? नहीं, हम कैसे बोल सकते? तो जब आप नहीं बोल सकते, माननीय विधायिका जी नहीं बोल सकती है, तो ये गाना उस पे कैसे लागू होता है? सबसे पहले नहीं, लोग भी कैसे कह सकते हैं? तो लोग कहें कि नहीं, किसी ने मैं नहीं बोलूंगा। एक और नारा है जिसके बारे में हमें आपसे पूछना है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस नारे को व्याख्या करिए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब जी ने ये नारा दिया था। और आप देख रहे होंगे कि समाज में असमानताएं बिल्कुल आसमान छू रही हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे भी समाज के लोग हैं जिनको रहने का घर नहीं है, और समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, जिनकी इतनी भूमि है कि उनको खुद पता नहीं है। ये भी बात सही है। तो माननीय कांसीराम साहब जी ने कहा कि जिनकी जो वैध भूमि है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपनी वैध संपत्ति मेहनत से कमाई है या किसी तरह से कमाई है, उसको हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि वो संपत्ति उनके नाम से रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड संपत्ति पे, आपके रजिस्टर्ड संपत्ति पे या मेरे रजिस्टर्ड संपत्ति पे किसी का हक नहीं होता है। लेकिन जो सरकार की जमीन है, उस जमीन में से बहुत सारी भूमि है। मेरे पास आंकड़ा नहीं है, अगर मुझे पता होता कि आप ये चीज कहते हो तो मैं आंकड़ा लेके बैठ जाता। ठीक है सर, आप लगभग भी बोल सकते हैं। अनलिमिटेड मुझे आइडिया नहीं है, तो अनलिमिटेड बोल सकता हूं। मैं बोल देता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा जो जमीन के मामले में धनी व्यक्ति बिहार सरकार ही है। उससे ज्यादा जमीन किसको? बिहार में सबसे ज्यादा अगर सरकारी जमीन की बात आती है, आपके द्वारा बताया गया कि बिहार है, तो माननीय कांसीराम साहब जी का कहना यही था कि जो सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन को उन भूमिहीनों में आवंटित किया जाए। वो भूमिहीन चाहे किसी भी वर्ग से आते हैं। भूमिहीन का मतलब ये नहीं होता है कि केवल दलित वर्ग में ही भूमिहीन है। वो भूमिहीन अपर कास्ट में भी हो सकते हैं, मिडिल कास्ट में भी हो सकते हैं। तो जो लोग भूमिहीन हैं, जिनको रहने का जगह नहीं है, जिनको अपनी झोपड़ी भी नहीं लगाने का जगह है, किसी सरकारी जगह पे आप झोपड़ी लगाते हो, सरकार के लोग, सरकार के कर्मी उसको अतिक्रमण का नाम देकर के उजाड़ देते हैं। वो परिवार अपना बिलखने लगता है, नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के धूप में, जाड़े में, बरसात में अपना कहीं गुजारा नहीं कर पाता है। उसके लिए ये नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। सर एक बात और बताइए हमको, आप अपना चुनौती किसको मानते हैं? किस मामले में? चुनाव में मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। चलिए सवाल को हम बदल देते हैं। अगर अपने आप को फर्स्ट पर मानते हैं तो सेकंड पे कौन रहेगा? हम अपने आप को फर्स्ट पे मानते कहाँ हैं? फर्स्ट पे हमारी ऑडियंस, हमारी। चलिए हम बोल दिए कि अगर आप फर्स्ट पे रहें तो सेकंड पे कौन रहेगा, आप बताइए। फर्स्ट पे भी हम रहेंगे, सेकंड पे भी हमारी जनता रहेगी। गुरु ऐसे नहीं होगा, यहाँ बच नहीं पाएंगे आप। फिर बदले हम? बिल्कुल बदलिए। चलिए, फर्स्ट पे आप हो गए, सेकंड पे आपकी जनता हो गई, थर्ड पे कौन होगा? देखिए, इस बात को आप जितना भी घुमाएंगे, आप जितने भी अपने तर्कस में तीर रखे होंगे, उस तीर का काट मैं रखा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि जीतती भी हारता है, जीतती भी जनता है, जिताती भी हारता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों जगह पे जनता रहने वाली है। कमेंट में लिखिएगा आप लोग, फिर वहां से आएगा आपको। बिल्कुल। अगर आप जीतते हैं तो वोट का मार्जिन क्या रहेगा? अगर फर्श पे कि फर्श पे? अगर मैं जीतता हूं तो देखिए, ये मैं कैसे तय कर सकता हूं? ये ऑडियंस तय करते हैं कि मेरे वोट की मार्जिन क्या होगी। मेरे मतदाता उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं? उम्मीद यही है
कि जितना मेरे क्षेत्र के लोग मुझे प्यार दुलार देंगे उस मार्जिन से मैं जीत जाऊंगा। आपके चुनाव प्रचार में कौन कौन आ रहा है? हाँ, बहन जी कब आ रही हैं? मेरे चुनाव प्रचार में हाँ एक बहुत बेहतर मैसेज आप दे लीजिए। माननीय बहन जी का आगमन हो रहा है भभुआ के हवाई अड्डा में 6 नवंबर को। हवाई अड्डा भर जाएगा क्या इस बार? हवाई अड्डा में जगह नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। आप जगजीवन मैदान में देखे होंगे, तीन नॉमिनेशन हुए, 3 नॉमिनेशन में वहाँ कोई स्टार प्रचारक नहीं था, फिर भी आप देखे होंगे कि दीवाना जी थे वहाँ। मैं अपने मोहनिया के लिए स्टार प्रचारक नहीं हो सकता हूँ, मैं अपने मोहनिया के लिए मोहनिया का बेटा हो सकता हूँ। भगवान के लिए तो हो सकते हैं। भगवान के लिए प्रत्याशी हो सकता हूँ। प्रत्याशी? क्योंकि एज ए प्रत्याशी मैं जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और हमें जानना है आपसे कि और कौन कौन आ रहा है आपके प्रचार में? अभी ये तय नहीं हुआ है। कौन कौन आ सकता है? मैं गुजारिश करूंगा कि ऑफिस सर से, नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय राम जी गौतम साहब से, उनका जो आदेश होगा कि किनको मैं भेज रहा हूँ वे लोग आएंगे। आपके जगत से कौन कौन आ रहा है आपके क्षेत्र से? मेरे क्षेत्र से सिचुएशन के हिसाब से शिल्पी जी आएंगे? शिल्पी जी एक बार आके जा चुकी हैं। फिर नो रिपीट। निरहू आ सकते हैं? आपके क्षेत्र के ही हैं लेकिन पार्टी अलग है। जिनकी पार्टी अलग है उनके लिए मैं सहयोग रहेगा। उनका सहयोग तो हम आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का सहयोग आर्टिस्ट के लिए हमेशा होता है। ये गुलरी के फुलवा गाना में गुलरी का फूल कैसा होता है, कौन होता है, हमको थोड़ा बताइए। देखिए, गुलरी के फूल को आज तक मैंने देखा नहीं, ठीक है। लोगों के द्वारा डिफाइन किया गया है कि गुलरी का फूल वो होता है जो दुनिया को दिखता ही नहीं है, जमाने वाले ने उसको देखा ही नहीं है, अर्थात बहुत अदृश्य चीज, यानी उसको उस बीरा से जोड़ा जा सकता है कि वो चीज जिसकी आप कल्पना करते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है। जस्ट एक पत्नी अपने पति के लिए रोज कल्पना करती है कि जिस हाथ से खाना खिला करके गए थे वो बगल में खाना खिला रहे हैं, लेकिन जीव ही वो फ्लैशबैक से आउट होती है तो उसको पता चलता है कि ये मेरा ख्वाब था। हमारी बेगम इस गाने को हमेशा गुनगुनाती है, आप उनके लिए सुना दीजिए। पहले तो आपकी बेगम को बहुत बहुत शुक्रिया कि इस गीत को पसंद करती हैं, और फाइनली मेरी हर गीतों को हमारे भोजपुरी भाषी जितनी भी महिलाएं हैं पसंद करती है, क्योंकि मेरे गीतों में वल्गैरिटी और अश्लीलता नहीं होती है, और मैं कोशिश करता हूं कि कभी हो भी ना। तो इसका एक लाइन था, बहुत प्यारा लाइन था, एक परदेसी अपनी दुल्हन को गौना करा के चला जाता है और यही विरह की बात आ जाती है। तो वो कहती है कि छोड़ी गवना हरि में हरिया, अरे पिया भैला गुलारी के हो फूल, छोड़ी गवना हरि में हरिया। और पति अगर ज्यादा दिन दूर रहे तो पत्नी को ऐसा अक्सर लगता है, हो सकता है आपकी मिसेज को लगता होगा। नहीं, हम साथी रहते हैं। अच्छा, आप साथी, आपसे ज्यादा मोहब्बत है आपके गाने से, इसलिए गुनगुनाते रहते हैं। हो सकता है जिनके भी पति बाहर रहते हैं तो उनको लगता है कि कवनी सवतिया मरले बमतिया, अरे अपनी गुजरिया के गईलत भू, सुनी सुनी लागले से जरिया, ए पिया भैला गुलारी के हो फूल। एक बात मैं पत्रकार साहब कहना चाहता हूं, जब ये लाइन आई गई है तो इसी गीत पे मैंने अपने मोहनिया के माता पिता सर आपका बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगा है सर कि कर जोरी धई धई चारनवा, अरे मांगता दीवानवा आशीर्वाद, कर जोरी धई धई चारनवा, बहिनी बिरनवा छात्र नौजवानवा, अरे मजदूर किसनवा से करी फरियाद, कर जोरी धई धई चारनवा। एक लाइन इसमें मैंने अपने मोहनिया विधानसभा के लोगों से बोला है कि बाटे सेवा के भाव नहीं नेता हई, सब जनता मोहनिए का बेटा हई, अरे घरे घरे घूमी घूमी भिखिया मांगता निजी, अदे हब जा प्यार तने जानता निजी, जैसे बनवली जगायक से नायक, अरे बन के सहायक रखब जा जिंदाबाद, कर जोर गही गही चरणवा,
अरे मांगता दीवानवा आशीर्वाद। आप क्या अपने मतदाता मालिक के शब्द के माध्यम से बोलना चाहते हैं? आप बोल सकते हैं। हम अपने मोहनिया विधानसभा के सभी अपने पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथी, माता पिता, भाई भाभी, चाचा चाची और देवता तुल ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि आपका बेटा अभी तक आप लोगों के मान सम्मान के लिए देश नहीं विदेश तक अपना मान सम्मान और आप लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ा है। और आप लोगों के मान सम्मान की बदौलत है कि जैसा पत्रकार महोदय ने कहा कि आपने जीरो से शुरुआत की और जीरो से शुरुआत करते हुए आज वर्ल्ड में एज ए सिंगर 62वें नंबर पे आपका बेटा ट्रेंड कर जाता है। और यह ट्रेंडिंग सिर्फ आप लोगों की बदौलत होती है। तो आप लोग जिस तरह से मुझे गाने बजाने में प्यार दुलार दिए हैं, आपका बेटा पहली बार आप लोगों के बीच में झोली फैला करके हाथ जोड़ करके आप लोगों से एक एक वोट की भीख मांगता है। और मैं आश्वान हूं, विश्वास है मुझे कि आप लोग एक एक वोट दे करके आप अपने बेटा ओम प्रकाश दीवाना को जरूर पटना पहुंचाएंगे। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? बहुत जबरदस्त। और मैं वेलकम करता हूं आप जैसे पत्रकारों का। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे पत्रकार हमेशा मुझसे मिले। और शायद आपको टाइम देने में मुझे विलम्ब हुआ, अपनी स्थिति को देखते हुए, अपने काम को देखते हुए। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका ओम प्रकाश दीवाना की दुनिया में वेलकम है कि आप जब ही फोन करेंगे, कोशिश करके आप जैसे पत्रकारों से मैं बहुत जल्दी रूबरू होऊंगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप इस कदर सवाल किए हैं, इसलिए कि आपके सवाल बहुत हाई फाई हैं। सर, हमारे चैनल के बारे में अपने दर्शकों से अपील कर दीजिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, वंदे भारत समाचार को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं 2 मिलियन 2.5 मिलियन, हमारे सभी सब्सक्राइबर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ईमानदार पत्रकारों का आप लोग भरपूर सपोर्ट करें। सर, ये हमारे लिए एक अवार्ड है। 1947 में जब हमने अंग्रेजों के छाती पे चढ़ के तिरंगा लहराया था, इसी सोच में लहराया था कि ओम प्रकाश दीवाना या कोई बाहुबली या कोई भी जो सोचता है कि सत्ता में हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो सत्ता में हिस्सेदारी की दावेदारी करता है और जनता समर्थन करती है, उसे पटना भी पहुंचाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार।